Friends, today I am going to teach you the third lesson of geography, that is manufacturing industries. इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, ये किस सेक्टर में आता है और इसका एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं अदर सेक्टर्स के लिए वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है। फिर जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इनकम, ये कैसे है और ये कितना है, इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या क्या होना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे जो जितने भी एग्रो बेस्ड या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनको कहाँ सेटअप होना चाहिए, उनका लोकेशन कहाँ होना चाहिए। साथ में हम पढ़ाएंगे इससे कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं और किस तरह से इसको रोका जा सकता है, हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो ये सारे जो है पॉइंट्स हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाएंगे। और सबसे पहले चैप्टर को समझने के लिए जरूरी है कि आप बुक को रीडिंग करिए। पहले एक बार बुक रीडिंग कर लेंगे तो आपको चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल की तरफ ले चलते हैं। पेपर जिसका हम यूज करते हैं पर डे, ये कहाँ से बनता है? वुड से। उसी तरह से शुगर जो हम यूज करते हैं अपने टी में, कॉफी में या इसी तरह किसी भी स्वीट्स में, तो ये जो है शुगर केन से बनता है। और जितने भी आपके जो है आयरन से बने हुए चीजें, आपको स्टील वगैरह जो भी आप देखते हैं, तो ये किससे बनता है? आयरन से। यानी कहने का मतलब है कि हर किसी चीज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। तो ये जो हम चीज बनाते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि प्रोडक्शन करना, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स in large quantities after processing from raw materials in a valuable goods, that is called manufacturing। यानी कि हम किसी भी कच्चे माल से बहुत अधिक मात्रा में जब एक क्वांटिटी तैयार कर लेते हैं और उसको हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग को हम हिंदी में कहते हैं उत्पादन। अब हम आते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का इम्पोर्टेंस क्या क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्यों जरूरी है। आप देखते हैं कि हर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे केमिकल हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे आयरन स्टील इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह के एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैन्युफैक्चरिंग से क्या क्या फायदे भी हैं इसको हम बताते हैं। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हम जो है गुड्स तैयार करते हैं, वैल्यूएबल गुड्स तैयार करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेली नीड्स से लेकर हर वर्क के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंस है? सबसे पहला इसका इम्पोर्टेंस है कि इट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। इससे क्या हुआ है कि एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजिंग हो गया। पहले एग्रीकल्चर जो है पुराने हिस्टोरिकल तरीके से किए जाते थे, हल बैल का यूज किया जाता था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के तहत आजकल जो है आपका जो है जितने भी मशीनरी टूल्स जो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, उसकी डिमांड जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यानी कहने का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, इससे सेकेंडरी सेक्टर जो है हमारा ज्यादा से ज्यादा जो है डेवलप कर रहा है, और ये मैन्युफैक्चरिंग जो है सेकेंडरी सेक्टर में ही आता है। नेक्स्ट है इट हेल्प टू रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश में धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बहुत अधिक मात्रा में और जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो रही है। जैसे कि पहले बहुत ज्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे थे, प्राइमरी सेक्टर में लगे थे, अब वो उस काम को छोड़ के ज्यादातर लोग जो है जो एजुकेट होते जा रहे हैं और जो कि टेक्निकली स्किल होते जा रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जो है सेकेंडरी सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसके कारण ये जो सेक्टर है ये एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर के नाम से इम्पोर्टेंस है इसका। जो एग्रीकल्चर है इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, पंप्स, इरिगेशन के लिए ट्यूब्स है, या जो बहुत सारे पाइप्स है, पीवीसी पाइप्स वगैरह है जो कि एग्रीकल्चर में कर, और बहुत सारी मशीनरी। तो ये सारे सभी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्रोडक्शन करना, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो इसके जितने सारे जो इंडस्ट्रीज खुल रहे हैं, इससे हमारे देश में इन सब की इंडस्ट्रीज है, और इसके कारण हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, वो दिन पर दिन रिड्यूस होते जा रही है। नेक्स्ट है इसका इम्पोर्टेंस है एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज।
जितना भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जो गुड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो हम मैन्युफैक्चर करके दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। और उससे क्या होता है एक्सपोर्ट करने से कि हमारे जो देश एक देश के साथ ट्रेड और कॉमर्स का जो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू एक दूसरे के साथ तो बॉन्डेशन भी अच्छा होता है, साथ में हमें फॉरेन करेंसी जो एक्सचेंज है वो हमारे देश में आती है जो कि वैल्यूएबल है। और इससे क्या होता है कि इससे नेशनल इनकम बढ़ता है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फर्निश एंड ब्रिंग्स हाई प्रॉस्पेरिटी। रॉ मटेरियल से जो है हमारे देश में क्या होता है कि रॉ मटेरियल से या जो भी इंडस्ट्रीज है रॉ मटेरियल से वो क्या करते हैं कि फर्निश्ड गुड्स को तैयार करते हैं, अच्छी गुड्स वैल्यूएबल गुड्स तैयार कर रहे हैं जो कि जिसकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो है प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जा रही है। और इससे क्या हो रहा है कि एक कंट्री भी दिन पर दिन जो है प्रॉस्परस होता जा रहा है, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, पॉवर्टी सॉल्व हो रही है, जिसके कारण जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के कारण हमारे देश में जो जीडीपी जो इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण जो उस नेशनल इनकम का यूज जो है अदर वर्क में वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके जो है कौन कौन से इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा जो आपने देखा कि जो हमने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर जो पहले पुराने तौर तरीके से किया जाता था, लेकिन आजकल जो है जैसे मॉडर्नाइजिंग हो गया, मतलब कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और ग्लोबलाइजेशन हो गया, जिसके कारण जो है दिन पर दिन जो है ये एग्रीकल्चर के लिए न्यू टेक्निक्स यूज किए जा रहे हैं। जैसे HYB सीड्स यूज हो रहा है तो ये भी न्यू टेक्निक हो गया। दूसरा जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स, पहले मैन्युअल्स यूज किए जाते थे, अब केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं, जिसके कारण जो है क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। उसी तरह से हार्वेस्टिंग मशीन है, पंप्स है इरिगेशन के लिए या पाइप्स है, बहुत सारी चीजों का जो उपयोग किया जाता है एग्रीकल्चर में, उसके बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं अब हमारे कंट्री में एस्टेब्लिश किए गए हैं और किए जा रहे हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अब इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे थे अब वहां से आकर वो जो है शहरों की तरफ आते हैं और वो जो है सेकेंडरी सेक्टर में लगते जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर का तो डेवलपमेंट हो रहा है, साथ में सेकेंडरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट जो है पॉइंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इनकम। ये सेक्टर है जो सेकेंडरी सेक्टर हमारा, इससे जो जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, इससे क्या हो रहा है कि हमारे कंट्री का नेशनल इनकम इंक्रीज हो। अब नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज होता है? जब जीडीपी बढ़ती है तो देश का नेशनल इनकम इंक्रीज होता है। अब हमारे देश में जो जीडीपी था 2003 की रिपोर्ट के अनुसार, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थी वो 17% से ज्यादा थी, अब ये और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। दूसरा माइनिंग और क्वेरिंग और जितने भी जो है इलेक्ट्रिसिटी और गैस की जितने भी इंडस्ट्रीज थे उससे 10% ज्यादा था। और 2003 की रिपोर्ट के हिसाब से ये 9 to 10% जो है टोटल ये जीडीपी जो है हमारे नेशनल इनकम में ऐड करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो किसी भी कंट्री के जीडीपी को भी बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके, और इससे क्या हो रहा है कि नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण कोई भी कंट्री जो है प्रॉस्परस होती है। तो हमारी इंडिया में भी सेकेंडरी सेक्टर बहुत ही ज्यादा डेवलप किया है और प्राइमरी सेक्टर जो है उससे लोग जो मूव करके सेकेंडरी सेक्टर में आ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, क्योंकि अब दिन पर दिन लोग जो स्किल्ड हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, तो वो जो है सेकेंडरी सेक्टर में काम करना चाहते हैं और सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो रहा है, जिसके कारण जो है अब हमारे देश का नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए कोई भी इंडस्ट्री जब सेटअप की जाती है तो उसके लिए जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम किसी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं। तो जो पहला जो फैक्टर है वो है रॉ मटेरियल, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जरूरी होता है कि वो उसी जगह पे सेटअप किया जाए जहां पर कि उसको रॉ मटेरियल जो इजीली मिल जाए। दूसरा है लेबर, जहां पर कि लेबर आसानी से मिल जाए। और तीसरा है कैपिटल, थर्ड वन इज कैपिटल, जहां पर कि कैपिटल आसानी से मिल जाए। फोर्थ वन इज पावर, जहां पर कि पावर आसानी से मिल जाए।
यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी चीजें जो है आसानी से वहाँ पे इजीली, कंफर्टेबली जो है वहाँ तक पहुँच जाए। और अगला है मार्केट, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मार्केट तक पहुँचाना। फिर ट्रांसपोर्ट, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे जो है इम्पोर्टेंट आपके इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए जरूरी फैक्टर्स हैं, और जहाँ पर ये सुविधाएं होती है वहीं पर एक इंडस्ट्री को या बहुत सारे इंडस्ट्री जो भी है उसको सेटअप किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि एनएमसीसी क्या होता है। एनएमसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ये जो डिपार्टमेंट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, तो इस डिपार्टमेंट का वर्क ये है कि कितना जो है आगे जो डिकेड्स हैं उसमें कितना मैन्युफैक्चरिंग करना है, ये डिसाइड करता है। और इसके लिए कितना जो है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करना होगा, ये सारा लेखा जोखा जो है एनएमसीसी करता है। तो किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जो लोकेशंस होते हैं उसके लिए जो है कुछ आपको मैंने फैक्ट्स बताए थे कि जैसे कि कैपिटल होना जरूरी है, लेबर होना जरूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल का होता है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैपिटल। यानी कि इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए कैपिटल बहुत ही ज़रूरी होता है, बिना कैपिटल का हम इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कैपिटल या जो भी चीज़ें, ये मार्केट, इन सबको मिला के जब कोई संस्था काम करती है तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। इसको क्या कहा जाता है? एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि क्या करते हैं, एक साथ मिलकर इसका एडवांटेजेस उठाना चाहते हैं, और ये जो है मोस्टली अर्बन सेंटर्स में होता है। अब हमको बताएंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। मेनी इंडस्ट्रीज tend to come together to make use of the advantages offered by the urban centers is known as agglomeration economics। यानी कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं एक साथ मिलकर जो है उसका फायदा उठाना चाहते हैं, जो अर्बन सेंटर्स होते हैं, जैसे बैंक्स के थ्रू या अदर, जहाँ से कि वो लोन लेकर या उसके प्रॉफिट को लेकर जो भी उनको जो सुविधाएं मिलती है। तो इस तरह से जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज मिलकर ये काम करते हैं इसको कहा जाता है एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। और नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ? इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन जो है मोस्टली कई तरीकों में किया गया है, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है 5 फैक्ट्स है उसको हम बताएंगे कि 5 तरीकों से, 5 टाइप से जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल के आधार पर इसका जो है मतलब कि इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दूसरा आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब होता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं वो एग्रो बेस्ड होता है, जैसे एडिबल ऑयल है, शुगर है, या आपका जो है पेपर है, ये जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सब इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आती है। दूसरा है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि जो कि मिनरल पे बेस है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उसको भी 2 पार्ट्स में किया गया है। एक जो है मेन रोल बेसिक इंडस्ट्री और की इंडस्ट्री, जिसमें कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आता है जो कि की रोल जो है, यानी कि ये किसी भी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देने का काम करता है। दूसरा जो इंडस्ट्री है ये कंज्यूमर इंडस्ट्री है। कंज्यूमर इंडस्ट्री यानी कि कंज्यूमर्स के लिए, जो पीपल हैं उनके कंज्यूम करने के लिए लार्ज अमाउंट में जो प्रोडक्ट्स तैयार करता है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री। और इसमें आता है आपको जैसे शुगर इंडस्ट्री है, टूथपेस्ट इंडस्ट्री है, या जो भी एडिबल ऑयल इंडस्ट्री है जो कि कंज्यूमर के यूज के लिए बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तो ये आता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि कैपिटल के आधार पर किया गया है इसका क्लासिफिकेशन, और इसमें जो है लगभग 1 करोड़ के अमाउंट ऑफ जो मनी होता है उसके उतने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाता है, यानी कि इसमें ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो ऑनरशिप के अकॉर्डिंग किया गया है, और उसमें जो है 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में यानी कि जिसका ऑनरशिप जो गवर्नमेंट होती है उसका पब्लिक सेक्टर कहते हैं, जैसे कि भेल है, यूसीआईएल है,
सेल है, ये सब जो जितने भी इंडस्ट्री है ये पब्लिक सेक्टर में आते हैं। प्राइवेट इंडस्ट्रीज यानी कि जिसका ऑनरशिप इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स होता है उसको हम बोलते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री। जैसे इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री, टिस्को है, टेल्को है, ये सब इंडस्ट्री जो है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, तो ये जो है आपका प्राइवेट सेक्टर में आता है। तीसरा आता है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में यानी कि एक इंडिविजुअल और जो है कुछ ग्रुप सब मिल, यानी कि गवर्नमेंट और इंडिविजुअल को मिलाकर, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिला के जो सेक्टर बनता है उसको बोलते हैं जॉइंट सेक्टर। इसमें जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये जो है ये आपका जॉइंट सेक्टर में आता है। अब जो है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बल्क और वेट के आधार पर, यानी कि कितना वेट है, कौन कौन से ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि बहुत अधिक जो है जो बल्कि गुड्स होते हैं उसका जो है प्रोडक्शन करते हैं, उसके आधार पर किया गया है। तो एक जो आता है वो हैवी इंडस्ट्री, उसका नेक्स्ट पॉइंट है लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री में जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इंडिया में जितने भी है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, वो हैवी इंडस्ट्रीज में आते हैं। और दूसरा आता है इसमें जो है आपका जैसे कॉपर की इंडस्ट्रीज है या सीमेंट इंडस्ट्री है, ये इसमें आते हैं। लाइट इंडस्ट्री में जो कि जिसमें लाइट वेट गुड्स तैयार किए जाते हैं या लाइट से रिलेटेड गुड्स तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं लाइट इंडस्ट्री। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज हैं वो लाइट इंडस्ट्रीज में आते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ाएंगे आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो होता है उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ये तीन आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आप सबको पता है कि जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने जो है सबसे पहले जो है आकर मुंबई में 1854 में उन लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट किया। सबसे पहले जो है जो भी काम इंडिया में होता था वो हैंड से होता था, यानी कि वीविंग, स्पिनिंग या जो भी वर्क होते थे, एक मतलब कि कपड़े तैयार करने के लिए, क्लोथ तैयार करने के लिए, वो हैंड से किया जाता था। लेकिन बाद में जब मशीनों का इन्वेंशन होने लगा और इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जो है हर जगह पर ब्रिटिश जो है स्पिनिंग मशीन या और भी मशीन जो है लूमिंग मशीन जो भी थे जिनका मैंने मतलब कि इनका इन्वेंशन हो चुका था, तो इंग्लैंड जो था वो आकर कई जगहों पर हमारे देश में इंडस्ट्री स्टार्ट किया। लेकिन सबसे पहले जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो आपका मुंबई में 1854 में एस्टेब्लिश किया गया। तो यहाँ से जो रॉ मटेरियल उस टाइम में एक्सपोर्ट किया जाता था, बहुत सारे हमारे देश में कॉटन का जो प्रोडक्शन था रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल वो बहुत ही ज़्यादा था। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी या कुछ और भी पार्ट्स थे जहाँ पे ब्लैक शॉल पाया जाता, वहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता था। तो हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में रॉ मटेरियल को भेजा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। और वो कंट्री से जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज जापान, यूके, यूएसए, आपका रशिया हुआ, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज थे वहाँ पर इंडिया से जो है रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता था। और इस तरह से हमारे कंट्री में 1854 के बाद ब्रिटिश ने बहुत सारे इंडस्ट्रीज कई प्लेसेस में खोले, जैसे सूरत में खोला, कोलकाता में भी खोला। तो कई जगहों पर उसने जो टाइम टू टाइम जो है अपना लगाया डिमांड के हिसाब से, क्योंकि उस समय जो है बहुत ही ज़्यादा जो है कपड़े का उत्पादन यहाँ से कर जो है उसका ट्रेड करते थे। ब्रिटिश यहाँ से रॉ मटेरियल का भी ट्रेड करता था, अपने देश में ले जाकर फिनिश गुड बनाकर उसका जो है दूसरे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे वहाँ पर उसको सेल करता था। और सेल करने के बाद उसको जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होती थी। तो इसके लिए वो हमारे कंट्री में रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन के प्रोडक्शन पे मतलब कि उस पर ज़्यादा मतलब जोर देने लगा, फोर्स करने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन किया जाए, यानी कि रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा हुई और जिसके कारण धीरे धीरे आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा हुआ। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है टू सेटअप इंडस्ट्रीज, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्री हो या बिग इंडस्ट्री जो है उसके आधार पर जो है इसको मतलब कि सेटअप करना, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो उसके साथ साथ अर्बनाइजेशन होने लगा। लोग जो है विलेजेस से, रूरल एरिया से शहरों की तरफ आने लगे और वहाँ पे अर्बनाइजेशन में अर्बनाइजेशन के मेथड बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाने लगी। हर तरह उसके जो है फैसिलिटीज़ जो है नए नए फैसिलिटीज़ जो है बनने लगे। और
जिसके कारण लोग जो है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में मूव करने लगे। तो इस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो था ये बहुत ही ज़्यादा एनकरेज हुआ हमारे इंडिया में। और सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि खादी जो था वो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था और वो एनकरेज किए थे खादी को, और लोग पहले जो है अपने हाथों से खादी के लिए यार्न तैयार करते थे, यार्न को स्पिन करके और वो कपड़ा तैयार करते थे खादी के। तो इस तरह से बाद में जब जो मशीनरी का इन्वेंशन हो गया उसके बाद जो है सारा वर्क हैंड से ना होकर मशीन से किया जाने लगा, और इस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा मतलब कि सेकेंडरी सेक्टर का मतलब प्रोडक्शन करने वाली इंडस्ट्री बन गई। तो जिसके कारण जो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होने लगा, और जितने भी टेक्सटाइल गुड्स थे उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं जूट इंडस्ट्री। हमारे इंडिया में जूट का प्रोडक्शन जो है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता था। पहले जो बांग्लादेश था वो इंडिया के पार्ट में था, और यहाँ पर बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल यहाँ पर जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता था। वैसे बिहार उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रोडक्शन होता था, लेकिन वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता था। तो इस प्रोडक्शन का उपयोग जो है जो ब्रिटिश थे उसको जितने भी जूट बैग्स या अदर वर्क्स में लगाते थे, और उसको भी इन लोगों ने जो है बिफोर इंडिपेंडेंस बहुत ही ज़्यादा इनकरेज किया। तो हमारे कंट्री में कई जगहों पर जूट इंडस्ट्री भी लगाई गई है जिसका डिमांड जो बहुत ज़्यादा था, और विदेशों में इसका डिमांड फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा था, जिसमें कि यहाँ से जूट जो रॉ मटेरियल था वो मोस्टली जो है आपका ज़्यादातर जाता था आपका रशिया, यूएसए, यूके, कनाडा जो थे वहाँ पर मतलब यहाँ पे सप्लाई जाती थी, एक्सपोर्ट किया जाता था। सबसे पहले जूट मिल हमारे कंट्री में जो लगाए थे ब्रिटिश ने वो था कोलकाता के रिसला नामक प्लेस में, जो कि 1859 में एस्टेब्लिश किया गया था, और इसके बाद से जूट मिल जो है कई प्लेसेस में एस्टेब्लिश किए गए, सेटअप किए गए, और इस तरह से इसका डिमांड भी दिन पर दिन बढ़ता गया। लेकिन अब इसकी डिमांड ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, लेकिन अब इसकी डिमांड जो है आजकल जो ये हो गया सिंथेटिक प्लास्टिक के द्वारा इसका डिमांड दिन पर दिन कम रहा है। आजकल सिंथेटिक बैग्स आने लगे। जूट इंडस्ट्री के बारे में, जूट इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के लिए 2005 में इंडिया गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था नेशनल जूट पॉलिसी, और इस तरह से जूट के प्रोडक्शन में इंडिया का सेकंड पोजीशन है, बांग्लादेश फर्स्ट पोजीशन में आता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री जो है मोस्टली हमारी इंडिया में जो है गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, अदर स्टेट्स में भी है, और इस तरह से 662 से भी ज़्यादा शुगर मिल हमारे कंट्री में है। तो शुगर का प्रोडक्शन के लिए मतलब जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलनी चाहिए, चीप लेबर में से रॉ मटेरियल जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये बहुत ही मतलब कि आसानी से मिल जाए। तो ये जो इंडस्ट्री है ये सीजनल इंडस्ट्री में आती है, और लगभग जो है 1 ईयर जो है इसको लगता है तैयार होने में शुगर केन को, जिसके कारण जो है ये सीजनल बेस्ड इंडस्ट्री में आती है। अब इसका एक्सपोर्ट जो है दूसरे कंट्री में भी बहुत ज़्यादा आता है। इंडिया का पोजीशन शुगर के प्रोडक्शन में सेकंड पोजीशन में आता है, फर्स्ट पोजीशन जो है आपका क्यूबा है, और इस तरह से शुगर इंडस्ट्री जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जैसे कि अभी आपने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड था, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है मिनरल्स पे डिपेंड है। इसमें आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपको जो टॉपिक है मेन वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है मोस्टली आपको छोटा नागपुर प्लेटों में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर इसका जो है रॉ मटेरियल आसानी से मिलता है, और इस तरह से जो ये आयरन स्टील इंडस्ट्री है ये बेसिक इंडस्ट्री मानी जाती है। जो भी इंडस्ट्री अदर है उसकी बेस मानी जाती है, जितने भी आयरन मतलब कि मिनरल इंडस्ट्रीज है उसकी बेस मानी जाती है, तो इसलिए इसको बेसिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है। आयरन के प्रोडक्शन में यानी कि 1950s में इंडिया और चाइना का जो प्रोडक्शन था आयरन स्टील में वो एकदम सेम था, लेकिन 1950s के बाद चाइना ने आयरन स्टील का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किया, और इस तरह से चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री।
और ये जो मोस्टली हमारे पब्लिक सेक्टर मार्केट है जो भी है, वो क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर जितने भी इंडस्ट्रीज है जो कि डिपेंड है आयरन स्टील पे, ये लोग क्या करते हैं कि सेल जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है वहां से मार्केट करके जो है अपनी इंडस्ट्री को चलाते हैं, रन करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है आयरन स्टील का मतलब मैन्युफैक्चर किया जाता है। सबसे पहले जो है रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके ब्लास्ट फर्नेस में लाया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर को मेल्ट करके और उसमें लाइम स्टोन मिलाया जाता है, जिसके कारण जितना भी स्लैज है उसको रिमूव किया जाता है। फिर जो है पिग आयरन बन जाता है। पिग आयरन के बनाने के लिए मोल्टन मटेरियल जो है इसको उसमें जो है मोल्ड के रूप में इसको पोर किया जाता है। मोल्टन मटेरियल को मोल्ड बनाया जाता है और मोल्ड को ही पिग्स कहा जाता है। फिर इसको स्टील मेकिंग के लिए मैग्नीशियम, निकल और क्रोमियम बनाया जाता है ताकि ये चमकदार हो और टिकाऊ भी। उसके बाद जो है इसकी शेपिंग की जाती है रोलिंग, प्रेसिंग और कास्टिंग के थ्रू, ये जो फॉर्जिंग होता है। और इस तरह से आपका जो आयरन का मतलब प्रोडक्शन किया जाता है। तो छोटा नागपुर प्लेटो जो है ये सबसे ज्यादा है हमारे कंट्री में। हर स्टेट में मोस्टली जो है आपको आयरन स्टील इंडस्ट्रीज मिलेंगे, दो चार स्टेट्स को छोड़कर। जैसे कि छोटा नागपुर में बोकारो है, जमशेदपुर है, यहाँ पर आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा है। और ये जो है मोस्टली यहाँ से जो आयरन स्टील है या हमारे इंडिया से ये ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे कंट्री में इसका एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज हमको मिलते हैं और इसके प्रोडक्शन से हमारे कंट्री का जीडीपी भी हाई होता है, यानी कि ये नेशनल इनकम में ऐड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है ये हमारे कंट्री में दिल्ली, गुड़गांव, मद्रास, कुरुक्षेत्र, ये सब जो प्लेसेस हैं आपके नॉर्दर्न पार्ट में जो है, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट्स में ज़्यादातर यहाँ पर जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज मतलब ज़्यादातर सेटल किए गए। तो यहाँ पर जो है हर तरह के ऑटोमोबाइल मतलब बनाए जाते हैं, चाहे वो 3 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या जितने भी जो है ऑटोमोबाइल्स है वो तैयार किए जाते हैं। और ऑटोमोबाइल की डिमांड जो है सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है, ये आप सब लोग जानते हो। और जितने भी व्हीकल्स हैं आजकल जो है हर तरह के व्हीकल्स जो है हमारे इंडिया में बनाए जाते हैं, कुछ फॉरेन सपोर्ट से भी है और कुछ अपने कंट्री ने भी खुद से जो है ऐसे इंडस्ट्री सेटअप किए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपको बताएंगे आईटी इंडस्ट्री। आजकल जो है इंडिपेंडेंस के बाद आईटी इंडस्ट्री जो है ये ग्रीन रिवोल्यूशन इंडस्ट्री में मतलब ये आती है, ग्रीन इंडस्ट्री में आती है। और ये आईटी इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में मतलब प्रोग्रेस की है। इसमें मोस्टली जो है 13 प्लेसेस हैं जहाँ पर आईटी और सॉफ्टवेयर पार्क्स लगाए गए हैं। जो सॉफ्टवेयर पार्क्स का मतलब है कि आईटी इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप की गई है और सॉफ्टवेयर भी हैं। और इस तरह से जो है ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा डेवलप हुई है, जिसके कारण जहाँ टेक्निकल तरीके से हमारे कंट्री का डेवलपमेंट अब हो रहा है। और इसमें 30% विमेन जो है जॉब में हैं, जिसके कारण जो है ये इंडस्ट्री और भी अच्छी तरह से रन कर रही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपको हम बताएंगे पॉल्यूशन। अब ये इंडस्ट्रीज को हमने पढ़ा, इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए बहुत सारे जो है आपको मैंने बताया थे कि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू जो हम इंडस्ट्रीज को सेटल करते हैं। कि सबसे पहला होता है कि चीप लेबर होना चाहिए, उसका लोकेशन होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ये फैसिलिटीज होनी चाहिए और जितने भी रिसोर्सेज है वो फैसिलिटीज होने चाहिए, तभी हम किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि इंडस्ट्रीज तो सेट हो गई बट इससे पॉल्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अब पॉल्यूशन के बारे में आप लोग क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हो, हर तरह के पॉल्यूशन जो है आप जानते हो। लेकिन इससे जो पॉल्यूशन हो रहा है वो उसके बारे में हम बताएंगे कि इससे जो एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, हर तरह के पॉल्यूशन जो है आपके हो रहे हैं। तो इस पॉल्यूशन जैसे एयर पॉल्यूशन, जैसे कि एयर में जो है जितने भी इंडस्ट्रीज का स्मोक है वो बाहर आकर जो एयर को पोल्यूट कर रहा है। दूसरा है नॉइज पॉल्यूशन, जितने भी इंडस्ट्रीज का आवाज़ें आती हैं, जो नॉइजेज होते हैं उससे भी जो है आपका मतलब हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन, जितने भी जो है आपके इंडस्ट्रीज हैं उससे जो है जितना भी केमिकल्स है या जितने भी रेडियो एक्टिव इंडस्ट्रीज है इसमें कि जो हॉट वाटर है वो जो है सीधे रिवर्स और लेक्स में जो डाल दिए जाते हैं, जिसके कारण ये हमारे मतलब वाटर को पोल्यूट तो करता है, साथ में जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है या प्लांट्स है वो भी इससे बहुत ही ज़्यादा जो है अफेक्टेड होते हैं।
तो इस तरह से ये पॉल्यूशन जो है हर तरह से मतलब एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी कर रहा है, और इसके तहत हमारा एनवायरनमेंट दिन पर दिन पॉल्यूटेड होते जा रहा है। तो इसके लिए कैसे हम पॉल्यूशन से मतलब कि अलग हो, मतलब इसको जो है हम कम करें, कैसे इसको रोका जाए, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स भी बनाए हैं और टाइम टू टाइम इसको लॉन्च भी करती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी इंडस्ट्रीज है, जो वाटर पॉल्यूशन में, जैसे कि वाटर है जो रिवर में डालते हैं उसको रिसाइकिल करके रीयूज किया जा सकता है। जितने भी रेडियो एक्टिव यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स है, वहाँ से जो भी हॉट वाटर है उसको पहले कूल करके और फिर प्यूरिफाई करके तब उसको जो है रिवर्स या लेक्स में, पॉन्ड्स में डाले जाए, जिससे कि इसका इफेक्ट जो है नहीं हो। ये जो रेडियो एक्टिव जितना भी, जैसे कि थर्मल प्लांट्स हैं यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उससे जो रेडिएशन होता है इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब इफेक्ट लोगों पे पड़ रहा है। बहुत सारे जो है डिजीज हो रही है, जैसे कैंसर डिजीज होता है, मिसकैरेज हो जाता है, ये स्किन डिजीज होते हैं, और ऐसे बहुत सारे डिजीज जो है मतलब हो रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इसको जो है सस्टेनेबल हम डेवलपमेंट करके इसका यूज़ करें और सही तरीके से इस करें, और सबसे ज़्यादा इस पर प्रिकॉशंस करके तो हम जो है इसका यूज़ करें मतलब। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी बने कि हाउ टू कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसके ऊपर फोकस करना होगा, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो कि वाटर रिक्वायरमेंट जो इंडस्ट्रीज को होता है उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू जो है उसकी पूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग यूज वाटर बाय प्रोसेसिंग एंड बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग, यानी कि जितना भी जो इंडस्ट्री में वाटर यूज होता है उसको जो है रिसाइकलिंग करके और उसका फिर से रीयूज किया जा सकता है, ना कि उसको जो है डायरेक्ट मतलब ड्रेन कर दिया जाए रिवर्स और पॉन्ड्स में। थर्ड पॉइंट है ट्रीटिंग हॉट वाटर, जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उससे जो हॉट वाटर निकलता है उसका ट्रीटमेंट करके ही उसको जो है रिवर्स या पॉन्ड्स में ड्रेन किया जाता है। तो इसके लिए 3 तरीके अपनाए जाते हैं, दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में इसको मैकेनिकल तरीके से जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और इसमें स्क्रीनिंग की जाती है, ग्राइंडिंग, फ्लक्लेशन एंड सेडिमेंटेशन करके, और फिर तभी जो है जितना यूज़ करने लायक वाटर है उसको इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, और फिर जो है उसको ड्रेन किया जाता है रिवर्स और पॉन्ड्स में। जो सेकेंडरी है इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ही जो है इसको मतलब कि इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और फिर जो है यूज़ भी किया जाता है। नेक्स्ट है टर्शरी ट्रीटमेंट, इसमें भी बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल तीनों प्रोसेस से इसको करके उसके बाद इसका रिसाइकलिंग किया जाता है, और रिसाइकलिंग करके फिर इसका जो है रीयूज इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो आजकल वाटर का यूज जो है रिसाइकलिंग करके रीयूज किया जा सकता है, और इस तरह से जो है बहुत कम से कम गंदा पानी जो कि जिसमें कि केमिकल्स होते हैं या हॉट वाटर होता है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से जाते हैं या थर्मल पावर प्लांट से, उसको कूल्ड करके ही रिवर में या पॉन्ड्स में ड्रेन किया जाना चाहिए, तभी हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो है एनटीपीसी में इसके लिए कुछ जो है प्रोग्राम्स बनाए हैं कि कैसे जो है इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो ये जो है मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है इंडिया का, और इसने जो है बताया है कि लेटेस्ट टेक्निक है उसके द्वारा हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके लेटेस्ट टेक्निक का यूज़ किया जाए, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो या व्हीकल्स हो या कहीं भी। दूसरा है कि वेस्ट जितना भी जनरेशन है उसको हमको कम से कम, यानी कि वेस्ट कम से कम किया जाए और ऐश जो है उसको मैक्सिमाइज किया जाए, यानी कि वेस्ट को मिनिमाइज करके ऐश को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज किया जाए। नेक्स्ट जो है पॉइंट है रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, हमको पॉल्यूशन को कम करना है, यानी कि जितने भी पॉल्यूशन है उसमें न्यू टेक्निक्स, मशीन्स, टूल्स का यूज़ करें, मशीनरी यूज़ करें, जिसके द्वारा जो है हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। अगला है कि नर्चरिंग करके यानी कि हर जगह पे जितने जहाँ इंडस्ट्रीज होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रीज प्लांट्स को लगाया जाए, और इससे क्या होता है कुछ ऐसे भी ट्री प्लांट किए जाए जो कि टॉक्सिक जितने भी आते हैं उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरह से जो है हम नर्चरिंग करके भी जो इकोलॉजिकल बैलेंस करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करके, यानी कि
ये जो NTPC है ये क्या करता है कि हर जगह का इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करता है, उसके लिए अपना रिव्यू देता है और उसके बाद इसका ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करके, इसको जो ऑनलाइन जितना भी डेटा है उसको तैयार करके और फिर टाइम टू टाइम जो है अपने प्रोग्राम्स को बताता है और ये पता चलता है कि कौन सी इंडस्ट्रीज में किस तरह से पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। तो हम जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है हर तरह से, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसका सबसे अच्छा है कि हम इसका सस्टेनेबल तरीके से हम इसका यूज करें।